और शिवम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया। लगता है किसी गहन अध्ययन में आप मग्न हैं। क्या पढ़ रहे थे वैसे? आज बस बैठा हुआ था और सोचा कि चलो एक बार फिर से इतिहास को दोहराते हैं, देखते हैं। और आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहा था जिसमें हम्म। मैंने जाना कि हमारे हम्म। देश में कोरोना महामारी के पहले भी ऐसे अकाल पड़े हैं जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी। हम्म। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस टाइम को, जिस टाइम हम्म। पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ना हम्म। डॉक्टर्स थे उस तरह के, हम्म। और खाने की दिक्कतें होती थी। हम्म। उस टाइम पे जब महामारी हुई थी तो वो लोग कैसे फेस किए होंगे। और अभी रिसेंटली में जो हमारे देश में हुआ था हम्म। कोविड-19, जी। उसमें हम लोग 2-3 महीने तक घर में से कैद हुए थे, तो हम लोग की हालत ऐसे हो गई थी जैसे कैदी बन गए हैं। हम्म। और जो उस समय जब अंग्रेजों ने राज्य किया था यहाँ पे हम्म। आके भारत पे, वो तो 200 सालों तक इस तरह कैद में रहे हैं। हम्म। तो उनकी फीलिंग को मैं आज के टाइम से जोड़ रहा हूँ कि कैसा फील करते होंगे उस टाइम के लोग, और हम्म। इस टाइम के लोग क्या उस चीज को फील कर पा रहे होंगे हम्म। कि नहीं। सही बात है। कहते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के दर्द से रूबरू होते हैं, तो हमें आज की समस्याएं भी समझ में आने लगती हैं। और अब तो हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है। उस समय तो उपनिवेश भारत था। भारत में विदेशियों का शासन था। वो विदेशी जो केवल अपने लाभ के लिए आए थे, उनको केवल लाभ से मतलब था। जैसा कि बिपिन चंद्रा लिखते भी हैं अपनी किताब में कि जब एक बार अकाल बाढ़ की समस्या से ग्रसित हुआ बंगाल का क्षेत्र, तो फसल नहीं उगी थी। फसल की जगह पर केवल घास उगी हुई थी। तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, जिला अधिकारी था, उसने अपने गवर्नर से कहा कि लगान कैसे वसूल करें, पूरी फसल डूब गई है, केवल बड़ी बड़ी घास सी चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो गवर्नर बोलता है कि घास बहुत अच्छी चीज है, इसको कटवाइए, बाजार में बिचवाइए और लगान वसूल करिए। तो हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के दर्द को समझेंगे। और यही इतिहास हमें रूबरू करवाता है विभिन्न घटनाओं से, व्यापार से, वाणिज्य से, समाज से। और इसी श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं आप सभी का कि जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से, आज हम उसका उस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रृंखला 2 में। इससे पहले हम लोगों ने पहली श्रृंखला में बात की थी पुर्तगालियों के आगमन के बारे में, कि वो यहाँ पे कैसे आए और किसका शासक स्थापित था उससे पहले, और भारत में व्यापार कैसे हो रहा था। तो आज की जो श्रृंखला है हम आगे की बात करेंगे। तो हमारे साथ है हमारे मित्र रत्नेश जी। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे ये है कि जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो उनकी व्यापारिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति थी कैसी, अच्छा। और भारत पे जब इन्होंने व्यापार को स्थापित करना चाहा तो किस तरह से शुरुआत की थी। देखिए, ऐसा है, जब पुर्तगालियों का जब आगमन होता है, ऐसा नहीं था कि भारत का व्यापार नहीं चल रहा था। उस समय अरबों का शासन था, है ना। तो सबसे पहले तो जो स्पेन का जो राजा था, चार्ल्स पंचम, उसने स्वयं को हिंद महासागर के क्षेत्र से अपने लाभ हटा लिए थे, अपने आप को हटा लिया था। और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक स्वयं को सीमित कर लिया था। और इस घोषणा के पश्चात हुआ ये कि जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपने जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, जो तुम्हारा पूर्वी क्षेत्र है, इसमें अपना एक क्षेत्र शासन की घोषणा की, जिसे हम एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात ही इन्होंने अपना समुद्र पर एकाधिकार स्थापित किया, नई नई व्यापारिक केंद्र खोले, जिन्हें फितोरिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं व्यापारिक केंद्रों के माध्यम से इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। आगे की कहानी मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित किए, कैसे वहां से व्यापार आरंभ हुआ, क्या लाभ हुए भारत को और क्या उसके नकारात्मक परिणाम रहे। देखिए, जब पुर्तगाली जो आए हमारे भारत पे, जब व्यापार एक स्थापित करना चाह रहे थे, तो उन्होंने पहले पूरे क्षेत्र पे एकदम से नहीं व्यापार स्थापित किया जी। था। सबसे पहले उन्होंने पश्चिमी साइड से आए
और पश्चिम पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। कुछ क्षेत्र जैसे भावनगर, दीव जैसे क्षेत्रों पे इन्होंने कब्जा किया। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र थे, उस पे प्रयास किए इन्होंने कि इस पे भी कब्जा किया जाए। तो उन्होंने मछलीपट्टनम और पुलिकट जैसे राज्यों पे, क्षेत्रों पे वस्त्रादि को एकत्रित किया, कलेक्ट किए वहां से, फिर वहां से उन्होंने निर्यात करना शुरू किया। और मलक्का, मनीला जैसे क्षेत्रों पर, मलेशिया के जो क्षेत्र हैं हाँ, इन क्षेत्रों पे इन्होंने इनसे व्यापार करने के लिए इन्होंने नागपट्टनम नागपट्टनम जैसे क्षेत्रों पे बंगाल की खाड़ी हाँ का का क्षेत्र यूज किया। और ये जो क्षेत्र था ये इनका पुर्तगाली को प्रमुख था। जी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों पे कब्जा किया। और उसके बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करनी चाहिए। तो अब आप हमें ये बताइए कि इन्होंने जब फैक्ट्रियां स्थापित की होंगी, तो अभी के टाइम पे आप देखते होंगे कि जब भी हम लोग कुछ व्यापार अभी स्थापित करते हैं, तो हम पहले सरकार से परमिशन लेते हैं। फिर जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं कि इस फैक्ट्री को स्थापित करने में हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उस टाइम पे भी ऐसी व्यवस्था थी? जहां तक हमें लगता है कि व्यवस्था उस तरह की नीति पर परमिशन तो लेनी ही पड़ती होगी ना वहां के शासक से। जरूर जरूर। तो कुछ ये बताइए कि परमिशन कैसे ली होगी और कैसे व्यापार स्थापित किया किन किन क्षेत्रों पे? देखिए, किसी भी नए देश में जब हम व्यापार करने के लिए या कोई भी उद्यम करने के लिए जाते हैं, तो उस उद्यम के चलने में या उसके असफल होने में वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का शासन, वहाँ का समाज बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस समय का जो समाज था भारत का, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वही गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। बाकी उत्तर भारत में लगभग छोटे-छोटे राज्य आपस में बँटे हुए थे। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का पतन हो चुका था। तो ऐसे में सारे जितने भी राजा थे एक-दूसरे से संघर्षरत थे। इन पुर्तगालियों ने उसी संघर्ष का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही लगभग आसानी से ही भारत के व्यापार पर अपना कब्ज़ा स्थापित किया। हम सबको विदित है कि वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में आया। उस समय तो उसके ज़मोरिन से जहाँ तक जो संबंध थे वो ठीक-ठाक रहे। लेकिन जब उसको लाभ हुआ लगभग 60 गुना से अधिक के दाम पर जब उसने व्यापार किया, है ना? तो कहते हैं कि उनकी जो लालसा थी लाभ कमाने की वो बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई कि हम यहीं से अमीर हो जाएँगे। तो जब दोबारा 1500 लगभग 1505 में आया तो ये अकेले नहीं आया, ये अपने साथ एक सुसज्जित बेड़े के साथ आया। जब ये सुसज्जित बेड़े के साथ भारत में आता है तो इसका सामना वही कालीकट के पास में तो हुआ यूँ इसने वहाँ कालीकट का जो शासक था ज़मोरिन, उससे कहा कि ये जो अरबवासी व्यापार कर रहे हैं, इनके तटों पर इनको हटा दिया जाए। हम ही व्यापार करेंगे, हम ही अपना एकाधिकार व्यापार में स्थापित करेंगे। लेकिन जो ज़मोरिन था उसने मना कर दिया। तो ज़मोरिन ने मना कर दिया, ये समुद्री शक्ति तो थे ही, इन्होंने उस खुन्नस में क्या किया, उसी के इलाके में गोलाबारी की, उसी पे आक्रमण किया। लेकिन भारत का शासक मजबूत था। उसके बदले में ये टिक नहीं पाए तो इन्होंने वहाँ से भागकर शरण कहाँ ली, जो उनके प्रतिद्वंदी शासक थे, कोचीन के, किन्नौर के, वहाँ में इन्होंने शरण ली। और कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस नीति से वहाँ के जो शासकों ने इनको किला बनाने की, दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान की। अब ऐसी ही स्थितियों का फ़ायदा उठा के इन्होंने दुर्ग बनाए, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और अपने व्यापार का आधिपत्य स्थापित किया। और इस बात से हमको सीख भी लेनी चाहिए कि आपस की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा जाता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो। और आगे की कहानी हम इनसे जानेंगे कि चलो ठीक है व्यापारी आए, तो क्या बदला भारत के समाज में? क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? देखिए, जब भी कोई व्यापार स्थापित करते हैं, जैसे अभी की बात रख लीजिए, हम जब भी कोई व्यापार करते हैं तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। अब जैसे फ़ायदा क्या, अभी जैसे अभी को हम प्रेज़ेंट में देखते हैं, जैसे कोई व्यापार कहीं फैक्ट्री में नहीं स्थापित की, तो आस-पास कई दुकानें लग जाती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है वहाँ के लोगों को। और आस-पास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के भी लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी जीविका चलने लगती है। नुकसान जैसे क्या होता है कि फैक्ट्री में जैसे कोई माल की सप्लाई हुई, बना, तो वहाँ से जो पॉल्यूशन निकलेगा, उसको नुकसान होगा। पॉल्यूशन होगा, डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, संस्कृति का प्रभाव होता है, तो ऐसी उस चीज़ें टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ। हुआ क्या कि नए किस्म की फसलें आईं, हैं। ठीक है? व्यापारियों को नौसैनिक क्षेत्र के बारे में पता चला कि हाँ, कैसे क्या करना है। हाँ,
व्यापार का लाभ हुआ, हाँ, नए तकनीकें सीखने को मिली उनको, इसी तरह के उनको कुछ फायदे हुए। पर हाँ, स्थानीय लोगों को नया बाजार मिला, हाँ, नया बाजार है मिला। ना? नई संस्कृति से रूबरू हुए हुँ, और नई-नई चीज़ों को जाना, जैसे अनन्नास हो गया, चीकू हो गया, तम्बाकू हो गई, ये सब हुँ, वहीं से आई, हुँ, है ना? तो कहते हैं जैसे आलू जो है, आलू अपने भारत का नहीं है, आलू भी हुँ, विदेशी है, लेकिन आज आलू ऐसे मशहूर हुआ हुँ, जैसे कि इसी की भूमि में रचा बसा हुआ हो, है ना? हुँ, तो ऐसी संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ। हुँ। अच्छा, नुकसान क्या हुआ? नुकसान देखिए, सॉरी दोस्तों, बीच में उठना पड़ा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। हुँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नकारात्मक प्रभाव के बारे में। हुँ, तो हमें जैसा कि पता है कि पुर्तगाली जब भी आए थे यहाँ पे, तो उनका पहला सबसे मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे आके पहले ईसाइयत को फैलाएँगे हम लोग, हुँ, हुँ, और व्यापार तक ही सीमित था, उनको राज-वाज करने का कोई भी इरादा नहीं था। हुँ, तो जब इन्होंने व्यापार स्थापित कर लिए, फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली, तो हुँ, उसके बाद उन्होंने ईसाइयत को प्रमोट करना चाहा, हुँ, और इसी धर्मांतर की वजह से भारतीय संस्कृति दबी, हुँ, नुकसान हुआ है इन लोगों को, हुँ, भारतीयों को। दूसरा, और कह सकते हैं कि इनके जो व्यापारिक अधिकार थे वो भी खत्म होने लगे, हुँ, क्योंकि पुर्तगाली अब यहाँ पे जमना चाह रहे थे। हुँ, किसी न किसी तरह से उस पे पूरे पे अधिकार करना चाह रहे थे। हुँ, पहला जो उनका मोटिव था कि ईसाइयत को फैलाएँगे और व्यापार करेंगे। हुँ, पर यहाँ हमारे देश में आप सबको पता है कि बहुमूल्य चीज़ों का केंद्र रहा है हमेशा से हमारे देश में। हुँ, हुँ, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे व्यापार करने के लिए पूरे क्षेत्र पे कब्ज़ा करना चाहा, हुँ, और फिर स्थापित किया हुँ, कि अब जो है हुँ, हम लोग यहाँ पे हुँ। पूरी तरह से व्यापार करेंगे। तो हाँ, जिसके वही चलते वही वही चीज़ है कि संस्कृतियों का पतन की बात भी आई, अपनी हुँ, संस्कृति को ज़बरदस्ती स्थापित कर देना, डेमोग्राफिक में चेंज करना, विवाह की नीतियाँ भी अपनाई, ना कई ऐसी चीज़ें रहीं। ठीक है, ये बात तो सही आ गई है। तो हुँ। अब ये बताइए आप हमें हुँ, कि जैसे इन्होंने इन क्षेत्रों से और वहाँ के शासकों से हुँ, फैक्ट्री स्थापित करने की बात तो कर ली, हुँ, लेकिन आपने कार्टेज व्यवस्था भी सुनी होगी। जैसा कि हुँ, हमने हुँ, पहले हुँ। एपिसोड में बताया था, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका भी यहाँ पे कोई यूज़ हुआ होगा कार्टेज व्यवस्था का? देखो ऐसा था कि जब इनको लाभ होने लगा, ठीक से लाभ होने लगा, इनके नौसैन्य सुदृढ़ होने लगे, तो इन्होंने एक ऐसा समय आया कि लाभ के चक्कर में ये भूल गए लाभ और लूट-पाट में अंतर क्या होता है। हुँ, इनका लाभ और लूट-पाट दोनों एक ही हो गया था, हाँ, है ना? इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसमें कार्टेज व्यवस्था शामिल थी। कार्टेज व्यवस्था में ये होता था कि ये लोग एक रजिस्ट्रेशन करते थे यहाँ से जाने वाले व्यापारियों का, कि हम हुँ, आपकी समुद्री लूट-मार से रक्षा करेंगे। हुँ, रक्षा कुछ करते थे नहीं, ये हुँ, अपने से ही रक्षा करते थे कि अगर कोई नहीं करवाता था रजिस्ट्रेशन, तो हुँ, जाके खुद ही उसको लूट लेते थे, और जो हुँ, करवा के जाता था, तो उसे नहीं लूटते थे। तो यही तुम्हारी कार्टेज प्रणाली थी, यही तुम्हारी ब्लू वाटर पॉलिसी थी। इसी के थ्रू मतलब ये एक अराजकता की स्थिति पे काम करते थे, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी दुष्शक्ति का उदय हुआ है तो उसका अंत भी होता है ना? उससे बड़े-बड़े आते हैं, वही हुआ भी 16वीं शताब्दी के 16वीं सदी के उत्तरार्ध में डच और ब्रिटेन का उदय हुआ और उन्होंने इनका दमन भी किया। दमन के भी कई कांड रहे और वो कांड क्या हैं उससे आप अवगत कराइए? तो इन कारणों को बताने से पहले मैं ये बताऊँगा कि इस श्रृंखला को अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, हुँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, हुँ, और जो लोग अगर ऐड होंगे नए तो उनको तो पसंद आ रहा होगा, पर जो मतलब पुराने ऐड होंगे उनको तो पसंद आएगा, पर नए लोगों को भी समझने में थोड़ा दिक्कतें होंगी। हुँ, तो अभी इस श्रृंखला को यहीं पे एंड करते हैं, और हुँ, इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली श्रृंखला में मिलेंगे। ठीक तो है। तब तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।